हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट बंधु चैनल। आज मैं आईएससी बोर्ड के गद्य संकलन बुक का गौरी कहानी थॉरोली रीड करूंगी। बहुत बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग काम है ना पूरे चैप्टर को रीड करना। और ये भी पता है जब तक हम पूरे चैप्टर को रीड नहीं करेंगे तब तक उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपका हेल्प करने आई हूँ। आज मैं चैप्टर को पूरा रीड करूंगी। नेक्स्ट वीडियोस में इसका एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी। ओके, देन लेट्स स्टार्ट कहानी गौरी। शाम को गोधूली की बेला कूली के सिर पर सामान रखवा के जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए तब उनके भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहां भी नहीं बना। कूली के सिर पर से बिस्तर उतरवाकर बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए। कूली सलाम करके चला गया और वे पास पड़ी एक आराम कुर्सी पर, जिनके स्प्रिंग खुलकर कुछ ढीले होने के कारण इधर उधर फैल गए थे, गिर से पड़े। उनके इस प्रकार बैठने से स्प्रिंग आपस में टकराए, जिससे एक प्रकार की झन झन की आवाज हुई। पास ही बैठे कुत्ते ने कान उठाकर इधर उधर देखा, फिर भौं भौं करके भौंक उठा। इसी समय इनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया। काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी न पूछकर कुंती ने नम्र स्वर में कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। चाय? राधा कृष्ण जी चौक से पड़े। चाय के लिए तो मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था तो क्या हुआ, पी लो चलकर, कुंती ने आग्रह पूर्वक कहा। अच्छा चलो, कहते हुए राधा कृष्ण जी पत्नी के पीछे पीछे चले गए। गौरी अपराधिनी की भांति माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों का जड़ वही है। न वह होती, न पिता को विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान स्थान घूमना पड़ता। वह मुंह खोलकर किस प्रकार कह दे कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी करे वह सुखी रहेगी, न करे तो भी वह सुखी है। जब विवाह के लिए उसे जरा भी चिंता नहीं, तब माता पिता इतने परेशान क्यों रहते हैं? गौरी यही न समझ पाती थी। कभी कभी वह सोचती, क्या मैं माता पिता को इतनी भारी हो गई हूँ? रात दिन सिवा मेरे विवाह के उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं। तब आत्म गल्लानी और क्षोभ से गौरी का रोम रोम व्यथित हो उठता। उसका जी चाहता कि धरती फटे और वह समा जाए, किंतु ऐसा कभी न हुआ। गौरी, वह गौरी जो पूनों के चांद की तरह बढ़ना बढ़ जानती थी, घटने का जिसके पास कोई साधन न था, राधा कृष्ण जी के लिए चिंता की सामग्री हो गई थी। वे उसका विवाह योग्य वर के साथ करना चाहते थे। यही सबसे बड़ी कठिनाई थी। योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति न थी। यही कारण था कि गौरी का यह 19वां साल चल रहा था, फिर भी वे उसे उसके हाथ पीले न कर सके थे। गौरी ही उनकी अकेली संतान थी। छुटपन से ही गौरी का बड़ा लाड़ प्यार हुआ था। प्रायः उसकी उचित अनुचित सभी हट पूरी हुआ करती थी। इसी कारण गौरी का स्वभाव निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और हठीला था। वह एक बार जिस बात को सोच समझ कर कह दे, फिर उस बात से उसे कोई हटा न सकता था। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर वे उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों हैं। वह स्वयं तो विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती, और अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र और कुपात्र क्या? विवाह करना है कर दे किसी के साथ, वह हर हालत में सुखी और संतुष्ट रहेगी। उनकी यह परेशानी, इतनी चिंता अब उससे सही नहीं जाती, किंतु संकोच और लज्जा जबान पर ताला सा डाल देते। हजार बार निश्चय करके भी वह पिता से यह बात न कर सकी। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधा कृष्ण जी ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोया और पास ही रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियां पति के सामने रख दी। पूरियों की तरफ राधा कृष्ण जी ने देखा भी नहीं, चाय का प्याला उठाकर पीने लगे।
ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही न मिलता हो, कुंती स्वयं ही जैसे अपराधिनी हो रही थी। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहाँ गए थे क्या वहां भी कुछ ठीक नहीं हुआ? नहीं, यह बात नहीं है। कुंती ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या बात है? लड़के को देखा? हाँ, देखा, अच्छी तरह देखा। कह राधा कृष्ण जी फिर चाय पीने लगे। कुंती की समझ में यह पहेली न आई। उसने कहा, जरा समझा कर कहो, तुम्हारी बात तो समझ में ही नहीं आती। राधा कृष्ण, समझा कर कहता हूँ, सुनो। वह लड़का लड़का नहीं, आदमी है। तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। बोलो, करोगी ब्याह? कुंती, विवाह की बात तो पीछे होगी। क्या रूप रंग बहुत खराब है? फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण, रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। इतनी सिधाई भी तो अच्छी नहीं होती कि जिसके पीछे आदमी आदमी न दिखे। और फिर उम्र में भी तो अधिक है, 35-36 साल। साथ ही 2 बच्चे भी हैं। उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए तो वे विवाह करना चाहते हैं, नहीं तो शायद ना करते। उनकी दूसरी शादी है। उनकी उमंगे, उनका उत्साह सब ठंडा पड़ गया है। वे अपने बच्चों के लिए एक धाय चाहते हैं, पर मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है, और वे तो साफ साफ कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ। कुंती, जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे सब बच्चों के ही बहाने तो शादी करते हैं, नहीं तो यह कहें कि अपने लिए करते हैं। राधा कृष्ण, अरे नहीं नहीं, वह आदमी कपटी नहीं है। उनके भीतर कुछ और बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। हृदय तो उनका दर्पण की तरह साफ है, पर उनका खादी का कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर जी हिचकता है। वह कहीं नेता बनकर व्याख्यान देने लायक तो है, पर किसी के घर दूल्हा बनकर जाने लायक नहीं है। इसके अलावा 30 रुपए कुल उनकी तनख्वाह है। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं। 3 बार जेल जा चुके हैं। किस दिन चले जाएं कुछ ठिकाना नहीं। कुंती, आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण, बुरा आदमी मैं भी नहीं कहता उसे, पर गौरी का पति होने लायक नहीं है। सच बात यह है। कुंती, फिर तुमने क्या कह दिया? राधा कृष्ण, क्या कह देता, उन्हें बुला लाया हूँ। अगले इतवार को आवेंगे, जिसे तुम भी उन्हें देख लो। वे आने के लिए भी तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। कहने लगे, नहीं साहब, मैं लड़की देखने न आऊंगा। इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता। फिर जब मैंने उन्हें समझा कर कहा कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की और उसकी माँ आपको देख लेंगी, तब कहीं बड़ी मुश्किल से राजी हुए। गौरी दरवाजे की आड़ से खड़ी सभी बातें सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। राधा कृष्ण जी पान का बीड़ा उठाकर अपनी बैठक में चले गए, और उसी रात फिर उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने को कई पत्र लिखे। अगला इतवार आया। आज ही सीताराम जी गौरी को देखने या अपने आप को दिखलाने आएंगे। राधा कृष्ण जी ने यह पहले से ही कह रखा है कि किसी बाहर वाले को कुछ न मालूम पड़े कि कोई गौरी को देखने आया है। अतएव यह बात कुछ गुप्त रखी गई है। घर के भीतरी आंगन में उनके बैठने का प्रबंध किया गया है। 3-4 कुर्सियों के पीछे एक मेज है, जिस पर एक साफ धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा दिया गया है, और एक गिलास में आंगन के ही गुलाब के कुछ फूलों को तोड़कर गुलदस्ते का स्वरूप दिया गया है। बहुत ही साधारण सा आयोजन है। सीताराम जी सरीखे व्यक्ति के लिए किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता भी तो न थी। यथा समय सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए। बच्चे भी वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे। न जूता, न मोजा, न किसी प्रकार का ठाट बाट, पर दोनों बड़े प्रसन्न, बड़े हंसमुख। आकर घर में वे इस प्रकार खेलने लगे
जैसे इस घर से वे चिर परिचित हो। कुंती एक तरफ बैठी थी। बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण घर उसे क्षण भर के लिए नंदन कानन सा जान पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, कितने अच्छे बच्चे हैं। यदि बिना किसी प्रकार का संबंध हुए भी सीताराम जी इन बच्चों के संभालने का भार उसे सौंप दे तो वह खुशी खुशी ले ले। वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई कि क्षण भर के लिए फूल बैठी कि सीताराम जी भी बैठे हैं और उनसे भी कुछ बातें करनी है। इसी समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे कुछ याद आ गया हो। वह दौड़कर पिता के पास गया, उनके पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला, बाबू, तुम तो कहते थे ना माँ को दिखाने ले चलते हैं, माँ कहाँ है बतलाओ। सीताराम जी ने किंचित हंसकर कहा, ये माँ जी बैठी है, इनसे कहो, यही तुम्हें दिखाएंगी। बालक ने मचल कर कहा, ओहो, तुम दिखाओ। इस समय एक बड़ी सी सफेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर को भाग गई। बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूलकर दौड़ते हुए अंदर पहुंच गए। गौरी पिछले बरामदे में चुपचाप खड़ी थी। वह न जाने किस ख्याल में थी। तब तक छोटे बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए पूछा, क्या तुम हमारी माँ हो? गौरी ने देखा हष्ट पुष्ट सुंदर सा बालक, कितना भोला, कितना निश्चल। उसने बालक की गोद में उठाकर कहा, हाँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा, हमारे घर चलोगी ना? बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। अब तो गौरी उसकी बातों का उत्तर न दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? हाँ, खाएंगे। दोनों ने एक ही साथ एक ही स्वर में उत्तर दिया। कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर आकर देखा कि छोटा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। एक निश्वास के साथ कुंती बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद ज्यों ही गौरी ने ऊपर आंख उठाई, उसने माता पिता दोनों को सामने खड़ा पाया। पिता ने स्नेह के स्वर में पुत्री से कहा, बेटा जरा चलो, चलती हो ना? गौरी ने कोई उत्तर न दिया। उसने बच्चों का हाथ मुंह धुलाया, उन्हें पानी पिलाया और फिर माँ के पीछे पीछे बाहर चली गई। बच्चे अब भी उसी को घेरे थे। वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी ने उन्हें बुलाकर कुछ देर अपने पास बिठा सके, किंतु जरा सा मौका पाते ही फिर गौरी के आसपास बैठ गए। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिश भी दायर करनी थी, जो पिता के पास बैठकर न कर सकते थे। छोटे ने कहा, बाबू हमें कभी खिलौने नहीं ले देते। बड़े ने कहा, मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते। छोटा बोला, और हमें छोड़कर दफ्तर चले जाते हैं, दिन भर नहीं आते, बाबू अच्छे नहीं हैं। बड़ा बोला, माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे। बच्चों की बातों से सभी को हंसी आ रही थी। कुंती ने बच्चों से कहा, तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बाबू को जाने दो, है ना ठीक? काफी देर हो गई। यह देखकर सीताराम जी ने कहा, समय बहुत हो चुका है, अब चलूंगा, नहीं तो शाम की ट्रेन न मिल सकेगी। फिर राधा कृष्ण जी की तरफ देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है और यह मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इसलिए देखने को नहीं आना चाहता था। फिर कुछ ठहर कर बोले, और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की उतनी जरूरत नहीं जितनी इन बच्चों को जरूरत है एक माँ की। मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ तो कल जेल में। मेरे बाद इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच समझकर विवाह को तैयार हो सका हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह कहकर वे हंस पड़े। राधा कृष्ण जी ने मन ही मन सोचा, तो मेरी लड़की इनके बच्चों की दाई बनकर जाएगी। कुंती ने सोचा, कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन कर अपना जीवन सार्थक बना सकती है। गौरी ने मन ही मन इस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया और बच्चे की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा, जैसे यह दृष्टि कह रही थी, किसी विलासी युवक की पत्नी बनने के बजाय मैं इन भोले भाले बच्चों की माँ बनना पसंद करूंगी। सीताराम जी को जाने के लिए प्रस्तुत देख बच्चे फिर गौरी से लिपट गए। यदि राधा कृष्ण जी झूठी सही एक बार भी कहते कि बच्चे को छोड़ जाओ, तो सीताराम जी बच्चे को छोड़कर निश्चिंत होकर चले जाते। परंतु इस
ओर से जब ऐसी कोई बात न हुई तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस और मिठाई का प्रलोभन देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से अलग करके वे ले जा सके। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चित भर की देर है। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी। देश की परिस्थिति, गवर्नमेंट का रुख और महात्मा जी के वक्तव्यों को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। न जाने किस दिन उन्हें फिर जेल का मेहमान बनने पड़े। पिछली बार जब गए थे तब उनकी बूढ़ी बुआ थी, पर अब तो वे भी नहीं रही। यह कहारिन क्या बच्चों की देखभाल कर सकेगी। बच्चों की उन्हें बड़ी चिंता थी और बच्चे भी सदा ही माँ माँ की रट लगाए रहते थे। उन्होंने फिर एक पत्र राधा कृष्ण जी को शीघ्र ही तारीख निश्चित करने के लिए लिख भेजा। उधर राधा कृष्ण जी दूसरी ही बात तय कर रहे थे। उन्होंने सीताराम जी के पत्र में उत्तर लिख भेजा कि गौरी की माँ पुराने ख्याल की है, वे बिना जन्म पत्री मिलवाए विवाह नहीं करना चाहती, अतएव आप अपनी जन्म पत्री भेज दें। पत्र पढ़ने के साथ ही सीताराम जी को यह समझने में देर न लगी कि यह विवाह न करने का केवल बहाना मात्र है, किंतु फिर भी उन्होंने अपनी जन्म पत्री भेज दी। जन्म पत्री भेजने के कुछ ही दिन बाद उत्तर भी आ गया कि जन्म पत्री नहीं मिलती, इसलिए विवाह न हो सकेगा, क्षमा कीजिएगा। राधा कृष्ण जी को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था, जो उनकी समझ में गौरी के बहुत योग्य था। धनवान ये भी अधिक न थे, पर अभी अभी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे। आगे और भी उन्नति की आशा थी। बीए पास थे, देखने में अधिक सुंदर न थे, बस सकल भी कहे जा सकते थे, पर पुरुषों की कहीं सुंदरता देखी जाती है। उम्र कुछ अधिक न थी, यही 24-25 साल। लेन देन का झगड़ा यहाँ भी नहीं था। पहले शादी थी और माँ बाप भाई बहन से भरा पूरा परिवार था। राधा कृष्ण जी इससे अधिक और चाहते भी क्या थे। ईश्वर को उन्होंने कोटिशः धन्यवाद दिए, जिसकी कृपा से ऐसा वर उन्हें गौरी के लिए मिल गया। विवाह आगामी आषाढ़ में होना निश्चित हुआ। दोनों तरफ से विवाह की तैयारी हो रही थी। राधा कृष्ण जी बड़ी तन्मयता के साथ गहने कपड़ों का चुनाव करते थे। सोचते थे देर में ही शादी हुई तो क्या हुआ, वर भी तो कितना अच्छा ढूंढ निकाला है। कुंती भी खुश थी, उसकी आंखों में वह दृश्य झूलने लगता था कि उनका दामाद छोटा साहब हो गया है। बेटी दामाद छोटे छोटे बच्चों के साथ उससे मिलने आए हैं। किंतु बच्चों की बात सोचते ही उसे सीताराम जी के दोनों बच्चे तुरंत याद आ जाते और याद आ जाती सीताराम जी की बात। बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। फिर वह सोचती, दुनिया में कोई और भी तो लड़कियां हैं, कर ले शादी, क्या मेरी गौरी ही है। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न थे, पर गौरी से कौन पूछता कि उसके हृदय में कैसी हलचल मची रहती है। रह रह कर उसे उन बच्चों का भोला भाला मुंह और मीठी मीठी बातें याद आ जाती और साथ ही याद आ जाते विनयी नम्र और सादगी की प्रतिमा सीताराम जी। उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप ही झुक जाता। देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उसके हृदय में बड़ा सम्मान था। सीताराम जी ने भी तो वीर बनकर देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया है। नहीं तो बीए पास करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर उन्हें भी नायब तहसीलदार की न मिल जाती नौकरी। मिलती क्यों नहीं, पर सीताराम जी सरकार की गुलामी पसंद करते तब ना। दूसरी ओर थे उनके होने वाले वर नायब तहसीलदार साहब, जिन्हें अपने आराम अपनी ऐश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरा से इंगित मात्र पर निरीह देशवासियों के गले पर छुरी फेरने में जरा भी संकोच या हिचक नहीं, जिनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं और वे दुम हुलाते हुए निंदय से निंदय काम करने भी किंचित लज्जित नहीं होते। घृणा से गौरी का जी भर जाता, किंतु उसके इन मनोभावों को जानने वाला यहाँ कोई भी न था। वह रात दिन एक प्रकार की अव्यक्त पीड़ा से विकल सी रहती थी। बहुत चाहती थी अपनी माँ से कह दे कि वह नायब तहसीलदार से शादी न करेगी, किंतु लज्जा उसे कुछ कहने भी नहीं देती। जो जो विवाह की तिथि नजदीक आती, गौरी की चिंता बढ़ती ही जाती थी। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले एक दिन एकाएक तार आया
कि नायब तहसीलदार साहब के पिता का देहांत हो गया। इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर को टल गया। गौरी के माता पिता बड़े दुखी हुए, किंतु गौरी के सिर पर से जैसे चिंता का पहाड़ सा हट गया। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश भर में बड़ी तीव्र गति से फैल रही थी। शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता सा लग गया। रोज ही न जाने कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सजा मिलती, कहीं लाठी चार्ज, कहीं धारा 144। सरकार को दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। गौरी को उन बच्चों की चिंता थी। जब से सत्याग्रह संग्राम छिड़ा था, तभी से उसे चिंता थी कि न जाने कब सीताराम जी गिरफ्तार हो जाएं और फिर वे बच्चे बेचारे, उन्हें कौन देखेगा। रोज का अखबार ध्यान से पढ़ती थी और इसी प्रकार उसने एक दिन पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास हुआ है। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तब्ध सी खड़ी रही, फिर कुछ सोचते हुए टहलने लगी। कुछ ही देर बाद उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह माँ के पास गई। माँ कोई पुस्तक देख रही थी। उसने अपने सारे साहस को समेटकर दृढ़ता से कहा, माँ, मैं कानपुर जाऊंगी। कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुंती ने पूछा। गौरी, वहाँ बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा, बच्चे? कैसी बात करती हो गौरी, पागलों की सी। गौरी, नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ। बच्चों को तुम भी जानती हो, उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई है। बच्चे छोटे हैं। मैं जाऊंगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। गौरी के स्वभाव से कुंती भली भांति परिचित थी। वह जानती थी कि गौरी जिस बात को हट पकड़ती है कभी छोड़ती नहीं। अतएव सहसा वह गौरी का विरोध न कर सकी। बोली, पर तेरे बाबूजी बाहर गए हैं, उन्हें तो आ जाने दे। पर गौरी ने दृढ़ता के साथ कहा, बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी माँ, मुझे जाने दो। रास्तों में मुझे कुछ कष्ट न होगा, अब मैं काफी बड़ी हो गई हूँ। और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई। साल भर बाद अपनी सजा पूरी करके सीताराम जी घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने एक बार भी बच्चों को न देखा था। उन्हें कायदे के अनुसार लगातार हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था, पर उन्हें बच्चों की चिंता बनी ही रहती थी। जिस कहारिन के भरोसे वे बच्चों को छोड़ गए थे, उसके भी तो 3-4 बच्चे थे। वह बच्चों को कैसे रखेगी, सो सीताराम जी जानते थे, पर व्यवस्था थी, क्या करते। सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए। एक तांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही थी। बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खुला था। घर के अंदर पैर रखने से हृदय धड़कता था। न जाने बच्चे किस हालत में हो। वे चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे, परंतु यह क्या, आंगन में पहुंचते ही वे ठगे से खड़े रह गए। फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप? गौरी ने झुककर उनकी पदधूलि माथे से लगा ली। तो ये स्टोरी एंड हुई फ्रेंड्स। तो आपको अब बुक खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इस वीडियो को सुनो। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप ट्यूशन जा रहे हो, आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, किसी भी टाइम ईयरफोन लगाओ और ये वीडियो सुनो। आपको बुक खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके नेक्स्ट वीडियोस में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और इसका व्याख्या डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।